हेलो एवरीवन। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सैटन एंड बावरी ने 1902 में ये ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो जीन के बिहेवियर की तरह ही होता है, यानी कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम एज बिहेवियर ऑफ जीन। ओके, इनकी जो थ्योरी थी उसको बोला गया क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मॉर्गन ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, यानी कि इसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों चूज़ किया, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 2 वीक्स की लाइफ साइकिल होती है, जिससे कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेनीज देखने को मिलती हैं। तो एक्सपेरिमेंट इनका काफ़ी ईजी तरीके से हो जाता है। फिर ये जो फ्रूट फ्लाई है ये सिंथेटिक मीडियम में भी ग्रो की जा सकती है, यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। फिर तीसरा इसमें क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इन वन मीटिंग, एक मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी मिल जाती है, जिससे इनको बहुत इजी हुआ कि ये बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सके। इसमें एक कैरेक्टर और देखा जाता है कि जो मेल होता है वो स्मॉलर देन फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है। इसमें मैनी ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, मैनी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉडी का कलर, आई का कलर, साइज ऑफ बॉडी, विंग्स, ये सारी चीज़ें रीज़न थी जिसकी वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज़ किया था। ओके, तो जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो था इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 1902 में सटन एंड बावरी ने स्टडी की थी किसकी, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम के बिहेवियर पे इन्होंने स्टडी की थी सेल डिवीजन यानी कि मियोसिस के टाइम पे। सटन एंड बावरी ने क्रोमोसोम के बिहेवियर पे स्टडी की थी। तो इन्होंने क्या निकाला, क्या इन्होंने रिजल्ट निकाला कि क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से अलग अलग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्रोमोसोम इधर जाएगा तो दूसरा क्रोमोसोम भी इधर ही जाएगा। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ओनली वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम गोज इनटू गैमीट, सिर्फ एक कॉपी क्रोमोसोम की गैमीट में जाती है। ओके, तो ये चीज़ें थी इन्होंने निकाली। ओके, तो अभी क्या है कि मॉर्गन ने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए थे। वो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से थे, एक तो था लिंकेज और दूसरा था रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज इस कब कहते हैं कि जब सेम क्रोमोसोम, ठीक है, जब सेम क्रोमोसोम का फिजिकल एसोसिएशन हो जीन से, यानी कि ऑन ऑन सेम क्रोमोसोम फिजिकल एसोसिएशन इन जीन, जब सेम क्रोमोसोम का फिजिकल एसोसिएशन जीन से हो तो वो क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। और रिकॉम्बिनेशन कब होता है, जब नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं जीन के, तो फिर वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें देखने को मिला था, इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1, यानी कि जो 9 रेशियो था वो पेरेंटल टाइप का था, और जो 3 और 3 रेशियो था वो नॉन पेरेंटल टाइप के थे, यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट कहलाए थे। ठीक है, और 1 रेशियो भी हमारा पेरेंटल टाइप का था। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं वो नॉन पेरेंटल होते हैं, यानी कि वो ना तो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेंगे, ना तो इस पेरेंट से रिजेंबल करेंगे ना ही इस पेरेंट से रिजेंबल करेंगे। ये होते हैं नॉन पेरेंटल, यानी कि इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, यानी कि ये किसी दूसरे तरह की ही प्रोजेनी हो जाती है। ठीक है, मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे उन्होंने क्या निकाला रिजल्ट, उन्होंने बोला कि फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, मतलब फैक्टर्स, यानी कि मेंडल ने फैक्टर्स किसको बोला था, जीन्स को बोला था, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में होते हैं। फिर उसके बाद फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, फैक्टर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, यानी कि वो अलग अलग जाते हैं। गैमीट्स कैरी 1 कॉपी ऑफ फैक्टर्स, गैमीट एक कॉपी रखते हैं फैक्टर्स की। ठीक है, यानी कि 1 कॉपी ऑफ फैक्टर गोज इनटू गैमेट, सेम वही था कि एक फैक्टर की एक कॉपी गैमेट में जाती है। तो इनका कंक्लूजन क्या निकला कि सेल डिवीजन यानी कि मियोसिस के टाइम पे बिहेवियर जो क्रोमोसोम का होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, इन्होंने ये निकाला कि जो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। फिर जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। ठीक है, एलील्स का मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक ही जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं वो एलील्स होते हैं।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा जो भी मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसको क्रॉस डन बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने फर्स्ट क्रॉस किया था जिसमें ड्रोसोफिला फीमेल एंड ड्रोसोफिला मेल लिया था। जो ड्रोसोफिला फीमेल थी वो येलो बॉडी और वाइट आई के साथ में थी, जिसको इन्होंने स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। और ड्रोसोफिला जो मेल था उसको ब्राउन बॉडी और रेड आई के साथ थी, जिसको वाई प्लस स्मॉल वाई प्लस और स्मॉल डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे प्लस किसको शो करता है, प्लस डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। ठीक है। तो F2 जनरेशन में जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, इनके और इनके बीच में, तो F2 जनरेशन में जो भी हमें प्रोजेनी मिली उसमें जो 98.7% प्रोजेनी थी वो पेरेंटल टाइप की थी, और जो 1.3% प्रोजेनी निकल के आई वो रिकॉम्बिनेंट टाइप की थी। यानी कि जो 98.7% प्रोजेनी थी वो किसकी तरह से थी, वो पेरेंटल टाइप से थी। यानी कि या तो वो इस पेरेंट से मिलती जुलती थी या फिर वो इस पेरेंट से मिलती जुलती थी। लेकिन जो 1.3% प्रोजेनी थी वो रिकॉम्बिनेंट थी। मतलब रिकॉम्बिनेंट मतलब ना तो वो इस पेरेंट से मिल रही है ना तो वो इस पेरेंट से मिल रही है, किसी दूसरे तरह इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग ही हैं एकदम। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों में क्रॉस कराने पर जब येलो बॉडी और वाइट आई वाली फीमेल का क्रॉस ब्राउन बॉडी और रेड आई वाली मेल के क्रॉस से कराया गया क्रॉस इनका, तो F2 जनरेशन में इतनी ज़्यादा पेरेंटल टाइप की प्रोजेनी क्यों मिली, रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजेनी इतनी कम क्यों मिली? इसका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि इस क्रॉस में जो जीन्स थे वो टाइटली लिंक्ड थे। यानी कि जीन्स क्या थे, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली बहुत आसानी से अलग नहीं हो पाए, जिससे क्या हुआ कि पेरेंटल टाइप जो थे वो ज़्यादा शो हुए प्रोजेनी में और रिकॉम्बिनेंट कम बने। ओके। इनका जो दूसरा क्रॉस था मॉर्गन का, उसमें जो फीमेल थी वो वाइट आई के साथ थी और उसके विंग्स कैसे थे, स्मॉल थे, यानी कि मिनिएचर विंग्स थे। इसको स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और जो मेल था वो रेड आई थी उसकी और नॉर्मल विंग्स थे, यानी कि इसको उन्होंने स्मॉल डब्ल्यू प्लस और स्मॉल एम प्लस से रिप्रेजेंट किया। इनके बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में इन्हें 2% मिले, जिसमें से 62.8% टाइप की जो प्रोजेनी थी वो पेरेंटल टाइप के चाइल्ड थे और 37.2% की जो प्रोजेनी थी वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के चाइल्ड थे। ठीक है। ये ऐसा इसमें क्यों हुआ, ऐसा इसमें इसलिए हुआ क्योंकि इस क्रॉस में जो जीन्स थे वो लूजली लिंक्ड थे। इस वजह से क्या हुआ, जीन्स के लूजली लिंक्ड होने की वजह से जो प्रीवियस क्रॉस हमारा था फर्स्ट क्रॉस, उसके कंपैरिजन में जो सेकंड क्रॉस मॉर्गन ने करवाया था उसमें रिकॉम्बिनेंट चाइल्ड जो थे उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हुआ। ठीक है। देखिए 37.2% जो है वो प्रोजेनी में रिकॉम्बिनेंट चाइल्ड का परसेंटेज आया। ओके। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।